हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास इन हैथ एकेडमी। दोबारा से मैं आज आपके साथ हूं, आपको सेम चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का पार्ट 2 लेकर, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगी बेटा सेल साइकिल। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बताया था और इस वीडियो में मैं आपको सेल साइकिल के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले सेल साइकिल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेल साइकिल है क्या। मैंने आपको बताया था कि सेल डिवाइड क्यों होता है। सेल डिवाइड हमारे, दोबारा से एक छोटा सा मैं क्विक रिव्यू दे रही हूं आपको कि सेल डिवाइड क्यों होता है। रिपेयर, रिप्लेसमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवाइड होता है। ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर है तो अब सेल साइकिल का डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल इन्होंने बुक में क्या चीज है सेल साइकिल। सेल साइकिल का मतलब होता है, मीनिंग ऑफ सेल साइकिल, सेल ग्रो इन साइज। सेल जो है वो साइज में ग्रो करता है। सेल ग्रो इन साइज एंड परफॉर्म टास्क इन सीरीज ऑफ प्रेडिक्टेबल इवेंट्स। यानी कि ग्रो होने के लिए ऐसा नहीं है कि वो रेंडमली बढ़ना शुरू हो जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में ग्रो करेगा, नहीं। कुछ सीरीज ऑफ एक्शंस होते हैं, कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जिनको वो स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करता है। और इस सेल साइकिल को समझने के लिए, अगर आपको बहुत अच्छे से सेल साइकिल को समझना है तो सिर्फ आपको समझना पड़ेगा इस डायग्राम को। अगर आपने इस डायग्राम को अच्छे से समझ लिया, इसका एक एक वर्ड नोट कर लिया अपने ब्रेन में, तो इट मींस आपके सेल साइकिल से आने वाले सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आने वाले क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो जो सेल साइकिल है उसका मतलब है, इन सिंपल लैंग्वेज, सेल अपने आप को ग्रो करता है और ग्रो करने के लिए वो कुछ इवेंट्स को परफॉर्म करता है। तो सेल साइकिल को अगर समझना है तो देखते हैं कि सेल साइकिल में होता क्या है। सेल साइकिल नथिंग एल्स कि सेल अपने आप को ग्रो कर रहा है, लेकिन ये सारे इवेंट्स कोई ऐसे ही नहीं हो जाते कि कभी भी कुछ भी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स को वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके खुद को ग्रो करता है। पहले जैसे कि कोई एक चीज इंक्रीज करेगा, फिर दूसरी चीज इंक्रीज करेगा, फिर देन थर्ड चीज इंक्रीज करेगा। तो अपने साइज को ग्रो करने के लिए वो स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेता है। इस डायग्राम को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो ये डायग्राम अगर आपको समझ आ गया तो इट मींस आपको सेल साइकिल के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लिया कि सेल साइकिल का मतलब क्या है। सेल ग्रो इन साइज एंड परफॉर्म टास्क इन सीरीज ऑफ प्रेडिक्टेबल इवेंट्स। यानी कि जो पहले से ही उसको पता होते हैं सारे कि मुझे ये स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, ये इवेंट्स करने हैं, मुझे ये टास्क है मेरे, वो टास्क उसको सीरीज में करता जाता है। ऐसा नहीं है पहले कुछ और कर लिया, पहले कुछ कर लिया, सबसे पहले जो उसको पता है वही करना है। तो सीरीज ऑफ प्रेडिक्टेबल इवेंट्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है सेल साइकिल में। अब होता क्या है कि सेल साइकिल बेसिकली दो फेसेस में डिवाइडेड है। टू फेसेस में सेल साइकिल डिवाइड है। द फर्स्ट वन इज इंटरफेस एंड द सेकंड वन इज एम फेस। अब इसको समझने के लिए आपको अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट वन इज इंटरफेस और सेकंड वन इज एम फेस। एम फेस मैंने, अब एम फेस को, इंटरफेस का तो पूरा ही आपको पता चल रहा है, कोई शॉर्ट नहीं है, लेकिन एम का मतलब यहां पर माइटोसिस या मियोसिस होता है। अगर सेल रिपेयर, ग्रोथ, रिप्लेसमेंट वाले सोमैटिक सेल्स हैं, हमारे वेजिटेटिव सेल्स हैं, तो वो माइटोसिस फेस में जाएंगे। और अगर हमारे रिप्रोडक्टिव मेल या फीमेल गैमेट्स फ्यूजन होने के बाद रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, तो वो मियोसिस डिवीजन में या मियोसिस फेस में जाएंगे। तो एम फेस का डाउट यहां पर क्लियर हो गया होगा। एम फेस माइटोसिस फेस भी हो सकता है, मियोसिस भी फेस हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि सेल कौन सा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। ये डायग्राम सेलिना बुक में बहुत अच्छे से दिया भी हुआ है और उस बुक से आप अच्छे से इसको देख भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अभी भी इस डायग्राम को ड्रॉ करके अगर समझेंगे तो भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखते हैं कि पहले हो क्या रहा है कि फर्स्ट फेज जो है वो हमारा कौन सा फेस है, हमारा इंटरफेस है फर्स्ट फेज। तो फर्स्ट फेज यानी कि इंटरफेस में 3 फेस और होते हैं। इंटरफेस के अंदर हमारे कितने फेस और होते हैं, यहां पर हमारे 3 और फेस होते हैं। तो उन 3 फेसेस के नाम जो हैं वो पहले हम देख लेते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल G1 फेस,
और इसका नाम जो G1 है, तो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट ग्रोथ फेज। G1 फेज है तो यानी कि फर्स्ट ग्रोथ फेज, एंड द सेकेंड फेज इज S फेज। S फेज का मतलब होता है सिंथेसाइज फेज। नेक्स्ट फेज इज G2 फेज, दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ, सेकेंड ग्रोथ फेज। फर्स्ट ग्रोथ फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज, और उन दोनों के बीच में एक फेज आता है सिंथेसिस फेज, और इन तीनों में सिर्फ सेल अपने आप को ग्रो करता है। और नेक्स्ट फेज जो आएगा M फेज, यानी कि माइटोसिस जो फेज आएगा, उसमें सेल डिवाइड होता है। समझ आई बात? सेल पहले खुद को ग्रो करता है, उसमें इंटरफेस में जी ग्रोथ 1 करता है, सिंथेसिस करता है, ग्रोथ 2 करता है, और उसके बाद वो सेल डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के लिए अगेन से उसको 4-5 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इंटरफेस को समझते हैं। इन इंटरफेस को मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट ग्रोथ फेज है हमारा। फर्स्ट ग्रोथ फेज में ध्यान देना बेटा, आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इन विच फेज आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइज। तो आप क्या लिखोगे? यू विल राइट हेयर द G1 फेज इन विच आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइज। उसके बाद यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट डिवाइड होते हैं। ओके जो उसके पास जितने लिमिटेड मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया, सपोज 4 माइटोकॉन्ड्रिया है, तो वो 2-2 हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होने लग जाएंगे, और आपके क्लोरोप्लास्ट भी डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना काम हो जाता है। सेल की ग्रोथ कैसे? उसने बहुत सारा आरएनए बना लिया, बहुत सारा प्रोटीन बना लिया, और भाई उसने तैयार कर लिया बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट तो सिर्फ प्लांट सेल के पास होता है, एनिमल सेल के पास नहीं होता है। अब उनके पास इतना मटेरियल रेडी हो गया, अब इतना बड़ा सेल था वो इतना बड़ा हो गया, सेल का साइज इंक्रीज हो गया क्योंकि मटेरियल इंक्रीज हो गया। अब सेल आता है आपके एस फेज पर, यानी कि सिंथेसाइज फेज पर। या तो ग्रोथ होने के बाद सेल रेस्टिंग फेज पे चला जाता है। ग्रोथ 1 फेज के बाद सेल के पास ऑप्शन होता है कि वो आगे स्टेप सिंथेसाइज स्टेप करे या ना करे। अगर उसको सिंथेसाइज स्टेप करना है तो इट मींस उसको फिर आगे डिवाइड होना है। अगर वो डिवाइड नहीं होना चाहता, वो उतने में ही रहना चाहता है, तो वो रेस्टिंग फेज पे भी जा सकता है। ठीक है, तो अगर वो रेस्टिंग फेज पे चला गया तो कोई मसला ही नहीं है, वहां पर बात खत्म, सेल अब डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर सेल सिंथेसिस फेज पर जाता है तो सिंथेसिस फेज में वो मोर डीएनए सिंथेसाइज करेगा, मोर डीएनए और क्रोमोसोम डिप्लीकेट करेगा, मगर क्रोमोसोम अटैच रहेंगे। क्रोमोसोम डिप्लीकेट होंगे मगर क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच रहेंगे। याद रखनी है ये बात। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच फेज डीएनए सिंथेसाइज्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि किस फेज में डीएनए सिंथेसाइज होता है बेटा। डीएनए सिंथेसाइज होता है आपका सिंथेसिस फेज में। सिंथेसिस फेज में मोर डीएनए सिंथेसाइज होता है। अब क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं मगर अटैच्ड रहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट फेज देखते हैं हम, G2 फेज। अब ये बाकी का बचा हुआ, मतलब अब सेल ने अपना आरएनए सिंथेसाइज कर लिया, प्रोटीन सिंथेसाइज कर लिया, क्लोरोप्लास्ट डिवाइड हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो गए, डीएनए जितना रिक्वायर्ड था वो भी सिंथेसाइज हो चुका है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो चुके हैं। लेकिन अब उसको लग रहा है कि नहीं, अभी थोड़ा सा प्रोटीन और चाहिए, थोड़ा सा आरएनए और चाहिए। तो जब उसको आइडिया लगता है कि अब मेरा पूरी तैयारी है यहाँ पर, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा आरएनए प्रोटीन और चाहिए, तो वो जो रिमेनिंग आरएनए और प्रोटीन है वो सेकेंड ग्रोथ फेज में सिंथेसाइज करता है। वो जो थोड़ा सा बचा हुआ आरएनए और प्रोटीन है वो सेकेंड ग्रोथ फेज में वो रेडी करता है। बड़ी सिंपल सी बात है, ग्रोथ फेज दोनों में प्रोटीन और आरएनए ही सिंथेसाइज हो रहे हैं, और सिंथेसिस फेज में डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है। याद रखने के लिए तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं कि सिंथेसिस फेज में डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, G1 और G2 दोनों फेजेस में आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। अब एक चीज और आपको यहाँ याद रखनी है बच्चे, कि मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डिवाइड होते हैं, तो क्यों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या खास है जो वो डिवाइड हो रहे हैं? बाकी के ऑर्गेनल डिवाइड क्यों नहीं हो रहे? साइटोप्लाज्म तो इंक्रीज हो रहा है साइज में, लेकिन बाकी के ऑर्गेनल का क्या हुआ?
एक्चुअली ये दो ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं सेल के अंदर जिनका खुद का डीएनए होता है। दे हैव देयर ओन डीएनए, अपना डीएनए है, उन्हें पता है हमें क्या करना है। दे हैव द इंफॉर्मेशन, हैव द कोड्स। तो इसलिए उनको खुद पता है कि हमें क्या करना है, वो डिवाइड हो जाते हैं। समझ आ गई बात? इनका खुद का डीएनए है, किसी को इनको बताना नहीं पड़ता कि ये आपको ये काम करना है। उनका अपना डीएनए, वो काम करने लग, उन्हें पता है हमें क्या करना है और वो कर लेते हैं। किसके साथ साथ आरएनए प्रोटीन भी सिंथेसाइज हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड हो गए, क्लोरोप्लास्ट भी डिवाइड हो गए, और यहाँ पर डीएनए सिंथेसाइज हो गया है। और यहाँ पर जितना बचा उसे लगा कि भाई थोड़ा और चाहिए था, तो वो भी यहाँ पर डिवाइड हो चुका है। तो सेल साइकिल का इंटरफेस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर G1 फेज के बाद सेल चाहे कि मैं रेस्ट फेज पे चला जाऊं तो वो जा भी सकता है, डिवाइड नहीं होगा फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेल साइकिल का ये पार्ट इंटरफेस जो है वो डिवाइड हो, इंटरफेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम करेंगे पॉइंट वो होगा आपका डीएनए। अब डीएनए कैसे सिंथेसाइज होता है, ठीक है? तो डीएनए का जो मॉडल है वो किसने दिया था? डीएनए का मॉडल वैटसन एंड क्रिक ने दिया था। 2025 के आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन था ये। Which kind of model given by Watson and Crick? डीएनए का कौन सा मॉडल वैटसन एंड क्रिक ने दिया था? आपको याद रखना है, डीएनए का वैटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था वो था आपका डबल हेलिक्स डीएनए। अब हम आगे देखेंगे कि डीएनए कैसे सिंथेसाइज होता है। ये भी एक फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म देख लीजिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक न्यूक्लिक एसिड है जो हमारे सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो डीएनए का जो फुल फॉर्म है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड के क्वेश्चन में डायरेक्ट एब्रीविएशन के लिए आ जाता है कि डीएनए को एब्रीविएट करिए या राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए कैसे फॉर्म होता है, न्यू डीएनए कैसे फॉर्म होता है? जैसे मैंने यहाँ दिखाया हुआ है कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है हमारा डीएनए का। डीएनए का कैसा है स्ट्रक्चर है हमारा? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर गिवन बाय वैटसन एंड क्रिक। जिसने ये दिया था उन साइंटिस्ट का नाम है वैटसन एंड क्रिक ने ये दिया था। ठीक है, वैटसन एंड क्रिक का ये मॉडल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो ये सारे ही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट हैं। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वैटसन एंड क्रिक, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यू डीएनए कैसे फॉर्म हो रहा है? तो बच्चे न्यू डीएनए ऐसे फॉर्म होता है कि पहले एक साइड से एक एंड से ये ओपन होना शुरू होता है, अनजिप होना शुरू होता है। अनजिप होकर ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये वाला स्ट्रैंड तो कैसा है आपका? ओल्ड वाला स्ट्रैंड चल रहा है। ठीक है, नीचे आके देखिए, यहाँ पता चल रहा होगा आपको, ये हमारा ओल्ड स्ट्रैंड है। और इस ओल्ड स्ट्रैंड के अनजिप होने से यहाँ पर न्यू डीएनए प्रोड्यूस्ड होना शुरू हो जाता है। डीएनए का फुल फॉर्मेशन आपका 12th क्लास में है। 10th क्लास में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है डीएनए का फॉर्मेशन कि एक साइड से डीएनए अनजिप होता है या ओपन होती है उसकी डबल हेलिक्स, और उन ओपन पार्ट्स पर न्यू डीएनए प्रोड्यूस्ड होना शुरू हो जाता है। 2 स्ट्रैंड ओपन एट वन एंड एंड अ न्यू स्ट्रैंड प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट ईच साइमल्टेनियसली। दोनों ही के ऊपर एक एक अलग से नई स्ट्रैंड प्रोड्यूस्ड होना शुरू हो जाती है बिल्कुल एक साथ, और आपके 2 डीएनए निकल कर आते हैं। तो इस 2 डीएनए में आप देखिए कि एक स्ट्रैंड जो है वो आपकी ब्लैक है और एक स्ट्रैंड आपकी रेड है। मैंने ब्लैक एंड रेड से दिखाया है, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि दोनों जो 2 न्यू डीएनए फॉर्म हुए हैं, ईच न्यू डीएनए कंटेन 1 ओरिजिनल स्ट्रैंड, यानी कि एक ये जो 2 अलग हुई इनसे एक जो ब्लैक वाली है ये कौन सी है? ये है आपकी ओरिजिनल वन, और जो रेड वन है दैट इज न्यूली प्रोड्यूस्ड स्ट्रैंड। और इस तरह से 2 नए डीएनए आपके फॉर्म हो जाते हैं। तो आपका सेल साइकिल का, फॉर्मेशन ऑफ सेल साइकिल तक का टॉपिक आज यहां फिनिश हो चुका है। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी सेल डिवीजन।